हेलो स्टूडेंट्स, दिस डॉक्टर फैजान मिर्जा। इस करंट वीडियो में मैं स्केलेटल सिस्टम कवर कर रहा हूँ। बोन टिश्यू, अपेंडिकुलर स्केलेटन और इसके जो पार्ट्स हैं, एक्सियल स्केलेटन वगैरह और जॉइंट्स से ये सब कवर करेंगे। इसके अंदर पूरी चीज़ें एक साथ ही देख रहे होंगे। इसमें तो बेसिक स्ट्रक्चर से, डिटेल से स्टार्ट करते हैं, इनफैक्ट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो बोन्स का फंक्शन क्या होता है? एक तो होता है सपोर्ट देना बॉडी को, दूसरा प्रोटेक्ट करना ऑर्गन्स को फ्रॉम इंजरी क्योंकि हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन है वो हमारे स्कल के अंदर है, लंग्स हैं वो हमारे रिब केज के अंदर हैं। इस तरह पेल्विक रीजन के अंदर हमारे पास पेल्विक रीजन में ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे पास, वो यूरिनरी ब्लैडर, तो ये सारे हमारे पास उन बोन से कवर्ड है, प्यूबिक बोन से कवर्ड है। सो एज अ रिजल्ट ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। मूवमेंट करती है, असिस्टेंस होती है मूवमेंट में, क्योंकि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बोन से हड्डियों से अटैच होते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, मिनरल होम्योस्टेसिस करवाते हैं, कैल्शियम फास्फोरस जैसे हमारे पास वो हैं मिनरल्स जो कि बोन्स में स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं व्हेन रिक्वायर्ड। ब्लड सेल प्रोडक्शन विच इज कॉल्ड हीमोपोइसिस, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उन सब की जो प्रोडक्शन है वो बोन मैरो से हो रही होती है, रेड बोन मैरो से। कुछ बोन्स में येलो मैरो भी होता है जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो नली होती है नॉर्मली। अगर आप निहारी पाई खा रहे हो तो उसमें जो नली निकलती है दैट बेसिकली द येलो बोन मैरो एंड इट इज रिच इन ट्राइग्लिसराइड्स। अच्छा होता है ऐसे एग्जांपल्स कोट करना। स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अब बोन के स्ट्रक्चरल डिटेल्स के अंदर डायाफाइसिस, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, आर्टिकुलर कार्टिलेज, पेरियोस्टियम और मेडुलरी कैविटी, ये वो पार्ट्स हैं जो हमने देखने हैं। ये डायग्राम देखते हैं, इसके साथ इसको करते हैं। ये सेडाइटल सेक्शन शो किया हुआ है आपको आर्म बोन का, ह्यूमरस का। ह्यूमरस हमारी आर्म बोन होती है, ये प्रेजेंट है हमारे पास। इसका प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, सबसे ऊपर एक प्रोक्सिमल एपिफाइसिस है विच विल बी नियर द शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल के पास होगा ये। और ये वाला जो आखिर का रीजन है ये हमारे पास एल्बो जॉइंट के पास होगा। अच्छा, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसको कॉल्ड प्रोक्सिमल एपिफाइसिस नियर द ओरिजिन, और जो आखिरी वाला है जिसको कॉल्ड डिस्टल एपिफाइसिस अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देन बिटवीन द प्रोक्सिमल एंड द डिस्टल एपिफाइसिस हमारे पास उसके फौरन बाद मेटाफाइसिस आ जाता है। एट द एंड देयर इज अ मेटाफाइसिस, एट द टॉप देयर इज अ मेटाफाइसिस एज वेल, और इनके बीच में द रीजन इज कॉल्ड डायाफाइसिस। दोनों जगह पे जो हमारा एपिफाइसिस है इट इज कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज, और आर्टिकुलर कार्टिलेज का साइज और शेप और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो वेरी करती है बोन टू बोन और रीजन टू रीजन। प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस में स्पॉन्जी बोन होती है, स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो हीमोपोइसिस करवाता है, पहले हमने डिस्कस कर लिया। ये एपिफिजियल लाइन होती है, एपिफिजियल लाइन वो है जिस जगह ग्रोथ होती है बोन में, व्हेन द बोन इज इंक्रीजिंग इन लेंथ। जब तक एपिफिजियल लाइन में ग्रोथ हो रही है बोन की लेंथ इंक्रीज होती है। जब एपिफिजियल लाइन फिक्स हो जाती है बोन की लेंथ बनना, बढ़ना बंद हो जाती है। मेटाफाइसिस पे आते हैं, तो मेटाफाइसिस को अगर हम देखें तो उसके बाद वी हैव डायाफाइसिस। डायाफाइसिस में इनसाइड इफ वी गो तो हमें नजर आता है कि डायाफाइसिस के अंदर वो कैविटी है जिसमें हमारे पास येलो मैरो स्टोर हुआ होता है, मेडुलरी कैविटी बोलते हैं इसको। मेडुलरी कैविटी, इसकी जो वॉल है इसमें न्यूट्रिएंट आर्टरी भी मिलेगी, और इसकी जो वॉल है इसके लेयर होता है टिश्यू का जिसको हम एंडोस्टियम कहते हैं। एंडोस्टियम लाइंस द मेडुलरी कैविटी। ये पूरी जो बोन है जो डायाफाइसिस पे जा रही है ये पूरी, दिस इज कॉम्पैक्ट बोन, और जो ऊपर थी शुरू में वो स्पॉन्जी बोन थी। दो तरह की बोन का पार्ट होता है, स्पॉन्जी बोन जिसमें मैरो होता है, रेड बोन मैरो, और कॉम्पैक्ट बोन वो जो कि कॉम्पैक्ट होती है, हार्ड होती है, जिसमें मेडुलरी कैविटी हमें नजर आ रही है, और उसके अंदर मेडुलरी कैविटी की जो वॉल है इट इज कॉल्ड एंडोस्टियम। इसी तरह अगर हम बाहर से देखते हैं अपने पास डायाफाइसिस या बोन को, तो बोन के ऊपर भी एक लेयर चढ़ा हुआ होता है एंड दैट बेसिकली इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। तो पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम पता होना चाहिए, एंडोस्टियम का है और पेरियोस्टियम क्या है, मेडुलरी कैविटी किसको कहते हैं। एंडोस्टियम ऑलरेडी कवर हो गया, ये चीजें हमने देख ली हैं बेसिक डिटेल्स में। सेल्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास चार डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जिनको हमने देखना है हमारे पास बोन में बना प्रोड्यूस, बोन में प्रोड्यूस हुए हुए होते हैं। बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स। इन तीनों का काम है बोन की फॉर्मेशन में असिस्ट करना। वेर एज देर इज अ सेल कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट, ये भी बोन में प्रेजेंट होता है, इसका काम होता है बोन को तोड़ना। तो बोन ब्रेकिंग सेल ऑस्टियोक्लास्ट है, बाकी जो सेल्स हैं ये बोन मेकिंग सेल्स हैं। चार तरह के सेल्स बोन में होते हैं। ऑस्टियोजेनिक सेल, ये डेवलप होकर ऑस्टियोब्लास्ट बना लेता है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है बोन का, जिससे हमारे पास बोन बन रही होती है। और उसके बाद ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं जो मेंटेन करते हैं बोन टिश्यू को। ऑन दी अदर हैंड वी हैव ऑस्टियोक्लास्ट, इसका काम है बोन की रिजॉर्प्शन करना या बोन को तोड़ना, और इसके ये बोन को ब्रेक करता है, रीमॉडलिंग में हेल्प करता है। So this is what basically is happening in your bone.
कॉम्पैक्ट बोन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि बेसिक इंफॉर्मेशन किस तरह से हमारे पास स्पॉन्जी और जो हमारी कॉम्पैक्ट बोन है उसकी है। अब अगर डिटेल में देखते हैं, सो ये आपको डिटेल दिखाई हुई है स्पॉन्जी बोन की। दिस इज द स्पॉन्जी बोन डिटेल शोन टू यू। स्पॉन्जी बोन डिटेल में हमें नजर आता है कि अगर हम बिल्कुल बाहर से चलते हैं, सो आउटसाइड द बोन वी हैव पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम वो लाइनिंग थी जिस जो बिल्कुल सबसे बाहर प्रेजेंट थी। इसमें हमारे पास आउटर फिब्रस लेयर है और इनर लेयर जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स का है। इसके साथ ब्लड वेसल्स भी हैं। एक परफोरेटिंग कैनाल होगी जिसमें से ब्लड वेसल्स अंदर जा रही होंगी, आर्टरी अंदर जाएगी, वेन बाहर आएगी ब्लड देने और लेने के लिए। आर्टरी और वेन जब ब्लड यहाँ सर्कुलेट करवा रही होंगी तो ये हमें नजर आता है कि हमारे जो बोन के अंदर के रीजन है ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हुए हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट हमें नजर आती है। दिस सर्कुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड ऑस्टियन। इसको हम ऑस्टियन कहते हैं। ऑस्टियन में देयर आर कंसेंट्रिक लैमेले। ये एक लेयर जो बन रहा है दिस कॉल्ड कंसेंट्रिक लैमेले, एक और कंसेंट्रिक लैमेले। सो देयर आर मेनी सेवरल कंसेंट्रिक लैमेले present inside an osteon, and inside the osteon there will be blood vessels as well जो हमें cells को और ये individual cells को blood provide कर रही होंगी। So you can see many osteons present all over in this bone। जब ये एंड की तरफ चला गया यहाँ पे, सो यहाँ हमें नजर आ रहा है ये तो पूरा पार्ट था कॉम्पैक्ट बोन का। दिस इज ऑल कॉम्पैक्ट बोन। और कॉम्पैक्ट बोन के ही एंड पे हमें नजर आती है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन जो होती है उसके अंदर ट्रैबिक्यूले होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्शंस दीज आर कॉल्ड ट्रैबिक्यूले। और ट्रैबिक्यूले के साथ हमारे पास बीच बीच में जो जगह बन रही होती है यहाँ पे हमारा रेड मैरो स्टोर हुआ हुआ होता है। जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सेल्स की, एक इंडिविजुअल सेल जो कि कंसेंट्रिक लैमेले के साथ प्रेजेंट है, इस सेल को देखें तो ये वही ऑस्टियोसाइट है। ये ऑस्टियोसाइट है जो बोन को मेंटेन करता है। इस ऑस्टियोसाइट के साइड सराउंडिंग में देयर इज रीजन कॉल्ड लैक्यूने, और ये हमारे बोन को असिस्ट कर रहे होते हैं मेंटेन करने में। लैमिले प्रोड्यूस हुए हुए हैं, कंसेंट्रिक लैमिले सर्कुलर रीजन में, एंड देयर आर आउटर सर्कमफ्रेंशियल लैमिले। सर्कमफ्रेंशियल लैमिले क्या होंगे? ये वो लेयर्स हैं जो कि आउटसाइड द बोन अरेंज है अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोन। ये पूरी कॉम्पैक्ट बोन के आउटसाइड बिल्कुल बाहर वाले लेयर्स के साथ, पेरियोस्टम से बाहर नहीं होंगे, पेरियोस्टम के अंदर होंगे ऑब्वियसली। इंटरस्टिशियल लैमेले प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द ऑस्टियंस। तो ये हमने डिस्कस कर लिए, लैमेले, कंसेंट्रिक लैमेले, सर्कमफ्रेंशियल लैमेले एज वेल एज द इंटरस्टिशियल लैमेले। ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं उनकी कुछ ये ब्रांचेस निकल रही होती हैं। दीज आर कॉल्ड कैनालिकुलाई। मेडुलरी कैविटी डिस्कस हो चुकी है। इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमेले डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं डिटेल पे स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन में ट्रैबिक्यूले हैं। ट्रैबिक्यूले और साथ साथ देयर आर स्पेसेस जहां रेड मैरो आके लग जाता है। डिटेल्स ऑफ ट्रैबिक्यूले, अगर एक ट्रैबिक्यूले की डिटेल पे जाओ तो दिस इज व्हाट अ ट्रैबिक्यूले लुक्स लाइक। अब ट्रैबिक्यूले में भी हमें कैनालिकुलाई नजर आ रही है। कैनालिकुलाई माइनर कैनाल्स होती हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं ये देयर आर कैनालिकुलाई। और उनके बीच में देयर आर सेल्स ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट का पीछे हम फंक्शन देख चुके हैं। लैमिले हैं दोबारा, लेक्यूने हैं, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया। लेक्यूने क्या है? सराउंडिंग रीजन हमारे पास ऑफ द ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोक्लास्ट भी हमें नजर आ रहा है। अब अगर काउंट करो कितने सारे ऑस्टियोसाइट्स हैं और कितने ऑस्टियोक्लास्ट हैं तो क्वांटिटी कंपेयर करनी आनी चाहिए। ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट में ज्यादा कौन सा होगा, कम कौन सा होगा, और ऑस्टियोसाइट ज्यादा क्यों होगा, ऑस्टियोक्लास्ट कम क्यों होगा, ये खुद आप अंदाजा लगा सकते हो। फिजियोलॉजी आपको लिंक करनी आनी चाहिए। ऑस्टियोब्लास्ट नजर आ रहे हैं हमें, ये ऑस्टियोब्लास्ट है सराउंडिंग द इंटायर स्पॉन्जी बोन। क्या काम होता है ऑस्टियोब्लास्ट का, पीछे जाके देख सकते हो, तो उसको इससे रिलेट करना आना चाहिए। ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई टू द योर बोन। आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, इसके अंदर एपिफाइसिस में हमें पास एपिफिजियल आर्टरी, एपिफिजियल वेन है जो हमारे पास मेटाफिजियल और मेटाफिजियल वेन में कन्वर्ट हो जाती है। ब्रांचिंग है आर्टरी और वेन की जो आके पेरिस्टियल आर्टरी, पेरियोस्टियल वेन में ब्रांच ऑफ हो रही होती है। आर्टरी से आएंगे तो आर्टरी के डिवीजन सॉरी बनेंगे, और फिर वेन से ऊपर जाओगे तो वेन के डिवीजन रिज्यूम हो रहे होते हैं। ग्रोथ एंड थिकनेस डिटेल हम इतनी डिटेल में नहीं डिस्कस करते। जितना ज्यादा हमारे पास कंसेंट्रिक लैमेले बढ़ते जाते हैं उतनी ज्यादा बोन की थिकनेस हो जाती है। रीमॉडलिंग ऑफ द बोन में बोन डिपोजिशन हो रही होती है, बोन रिजॉर्प्शन साथ साथ हो रही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बोन ग्रोथ एंड बोन रीमॉडलिंग। अगर बोन की ग्रोथ करवानी है तो मिनरल्स की सपोर्ट होनी जरूरी है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, मैंगनीज, ये इंपॉर्टेंट आयन हैं जो कि मिनरल्स प्रेजेंट होंगे तभी बोन की ग्रोथ होगी। विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टिमुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। विटामिन सी कोलेजन बनवाता है। विटामिन डी काम आता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, फूड जरूरी है। विटामिन के, बी 12 ब्लड प्रोटीन्स के लिए चाहिए।
हार्मोन्स चाहिए होते हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आईजीएफ हैं, लिवर प्रोड्यूस करता है, बोन मैरो प्रोड्यूस करती है। आईजीएफ जो होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है। रिकॉल कर लो ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन क्या है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर लोब से रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के। T3 T4 हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं। अगेन जस्ट रिकॉल व्हाट ऑस्टियोब्लास्ट डू। हार्मोन इंसुलिन ये बोन ग्रोथ को इंक्रीज करता है बोन प्रोटीन्स बनाने के लिए। सेक्स हार्मोन्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड्रोजन इन्फ्लुएंस करते हैं बोन पैटर्न, कितना बोन की कितनी मिनरल्स बोन में डिपॉजिट हो रहा है। बोथ सेक्सेस प्रोड्यूस एंड्रोजेंस, दोनों में एंड्रोजेंस प्रोड्यूस होते हैं। एडिपोस टिश्यू एंड्रोजेंस जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि एंड्रोजेंस की वजह से एडिपोस टिश्यू एंड्रोजेंस को कैसे कन्वर्ट करवाते हैं। एंड्रोजन से ईस्ट्रोजन कन्वर्जन करवा देता है और ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इससे सडन ग्रोथ स्पर्ट आता है जो अचानक से हाइट इंक्रीज हो जाती है बॉडी में, बोन्स की वेट वगैरह बढ़ना शुरू हो जाता है। ईस्ट्रोजन जो होते हैं वो स्केलेटन में चेंजेस लाते हैं, वाइडनिंग करता है पेल्विस की। फीमेल्स में होता है ईस्ट्रोजन, सो दिस कैन बी वेरी वेल रिलेटेड। इश्यू जो दोनों सेक्सेस में होता है बट एपिफिजियल लाइन की, बट इसका ज्यादा जो हमारे पास फंक्शन है वो प्रिडोमिनेटली फीमेल्स में होता है बिकॉज की जो कंसंट्रेशन है इन ब्लड प्री एस्ट्रोजन की वो ज्यादा फीमेल्स में ही होती है। शट डाउन करवा देता है एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट्स को, लेंथ वाइज बोन ग्रो होना कम हो जाती है। इसीलिए फीमेल्स में जो होती है वो एस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से जो बोन लेंथ है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द मेल्स। कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बोन में रिमॉडलिंग में। अब कैल्शियम का काम क्या है, एक होम्योस्टेसिस वे में काम कर रहा होता है। कैल्शियम किस तरह से, फॉर एग्जांपल कोई स्टिमुलस है जिसने होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब कर दिया, डिक्रीज हो गया, ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो गया। अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा तो रिसेप्टर्स हमारे पास हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड में। ये डिटेक्ट करते हैं कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो गई। पता होना चाहिए कि कैल्शियम कंसंट्रेशन अगर ड्रॉप हो रही है ब्लड में तो किस जगह डिटेक्ट होगी। किधर डिटेक्ट हो रही है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। जब ये लोअर हो गया होगा तो पैराथायरॉइड ग्लैंड इसमें क्या करेगा, इंक्रीज प्रोडक्शन कराएगा साइक्लिक एएमपी की। साइक्लिक एएमपी बढ़ जाएगा तो कंट्रोल सेंटर पीटीएच जीन को टर्न ऑन कर देगा, स्विच ऑन हो जाएगी पीटीएच जीन, जिसकी वजह से पैराथॉर्मोन, पीटीएच पैराथॉर्मोन, ये पैराथॉर्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। सॉरी, पैराथायरॉइड हार्मोन, पीटीएच पैराथायरॉइड हार्मोन, ये पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गया, ये इफेक्टर्स तक जाएगा। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज कर देगा। ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन के सेल्स हैं, बोन में से वो कैल्शियम को निकालेंगे और कैल्शियम को निकाल के ब्लड में डाल देंगे। तो हमारी ही बोन्स को, हमारी ही ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा खत्म करेंगे, रिजॉर्व करवाएंगे ताकि ब्लड का कैल्शियम पूल बढ़ना शुरू हो जाए। साथ साथ किडनी में कैल्शियम का यूरिन से बाहर जाना रुक जाएगा, इंक्रीज अपटेक ऑफ कैल्शियम स्टार्ट हो जाएगा जीआईटी से। जब कैल्शियम लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, रिटर्न बैक टू कर जाएगा नॉर्मल, तो ये पूरा लूप काम करना रुक जाएगा। ये काम हमारे पास पैराथॉर्मोन करवा रहा होता है। कितनी हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग, जैसे ब्लड क्लॉटिंग है उसको कैल्शियम चाहिए होता है, कैल्शियम को फैक्टर है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ब्लड प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम बहुत क्लोज रेगुलेट होता है, बिटवीन 9 and 11 मिलीग्राम पर 100 ml, इतना होना लाजमी है ब्लड के अंदर। जरा सा भी ड्रॉप होता है तो पैराथायरॉइड हार्मोन अपना काम शुरू कर देता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो कैल्सिटोनिन को रिलीज करते हैं, जो बोन में कैल्शियम की डिपॉजिशन को बढ़ा देता है। अगर कैल्शियम आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो और ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है तो एक्स्ट्रा कैल्शियम जितना भी होगा या तो यूरिन से बाहर जा रहा होगा, या पैराफॉलिकुलर सेल कैल्सिटोनिन हार्मोन के थ्रू बोन की फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं। एक्सियल स्केलेटन की इसकी बात करते हैं तो एक्सियल स्केलेटन कहते हैं उस स्केलेटन के पार्ट को जो एक्सिस पे प्रेजेंट होता है बॉडी के। ये जितना ब्लू रीजन किया हुआ है, दिस इज द एक्सियल स्केलेटन, जिसके अंदर स्कल, हायोइड बोन, ऑडिटरी ऑसिकल, वर्टिब्रल कॉलम और थेरेक्स आ जाता है। देयर अबाउट 84 बोन्स प्रेजेंट इन दिस एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं तो उसके अंदर एक्सिस के अलावा जितना स्केलेटन का पार्ट है वो अपेंडिकुलर है, जिसके अंदर लिम्स आ जाते हैं, आपके गर्डल्स आ जाते हैं, शोल्डर और पेल्विक। इसमें द टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर 126, अपर और लोअर लिम्स मिला के टोटल अगर ऐड करें नंबर ऑफ बोन्स को तो दे कम आउट टू बी 206। ये बेसिक एनाटॉमिकल डिटेल्स हैं। स्कल, क्रेनियम, फेशियल पोर्शन, स्टर्नम, रिब केज, कहाँ कहाँ वर्टिब्रल कॉलम एक्सेट्रा हमारे पास नजर आ रहा है इन द अपेंडिकुलर, इन द एक्सियल स्केलेटन। बोन की शेप की बेसिस पे हम बोन्स को डिवाइड करते हैं। या तो बोन लॉन्ग बोन होती है जैसे ह्यूमरस, अभी हमने डिटेल डिस्कस की थी, ये डायाफाइसिस था या मेटाफाइसिस था, सबसे ऊपर एपीफाइसिस और ये आर्टिकुलर कार्टिलेजेस थी। शॉर्ट बोन भी होती है जैसे हमारी रिस्ट में है, इनको ट्रेपीजॉइड शेप कहते हैं। सेसमोइड बोन होती है जैसे पेटेला नी कैप होता है। इरेगुलर बोन है वर्टिब्रा में होती है, फ्लैट बोन स्टर्नम में। तो हमारे पास देर आर टोटल ऑफ 4 डिफरेंट शेप्स ऑन विच द बोन्स कैन बी क्लासिफाइड। सॉरी, 5, 1 2 3 4 5।
अच्छा जी, इसके बाद आते हैं वर्टिब्रल कॉलम पे। तो वर्टिब्रल कॉलम की अगर बात करें तो इरेगुलर शेप बोन्स हैं जो कि हमारे पास अरेंज हुए हुए हैं। जब ये अरेंज हुए हुए हैं तो इनको हम एनाटॉमिकली डिवाइड करते हैं सर्वाइकल में, फिर थोरेसिक में, फिर लुम्बार में, फिर सैक्रल में, और आखिर में कोसिक्स आ जाता है। तो अगर हम बात करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे की, तो सर्वाइकल वर्टिब्रे C1 से C7 है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। उसके बाद थोरेसिक पे आते हैं तो थोरेसिक 12 है, T1 to T12। लुम्बार पे आते हैं तो लुम्बार 5 है, 1 से 5। इनके नंबर याद होने चाहिए। सेक्रल है तो सेक्रम इज 1, कोसिक्स 1। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं खाली बताए हुए हैं कितने कितने वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर उस रीजन के अंदर। सो दिस ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है इनकी वजह से। एज ए रिजल्ट आप बेंड कर सकते हो और वर्टिब्रा अपने स्लाइड कर सकते हो, जो कि आपको रेंज ऑफ मोशन अलाउ करता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में फिब्रस इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो एक हद तक तो मूवमेंट करवाती है, उसको कंप्रेस नहीं होने देती और मूवमेंट को एक हद के बाद रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अपेंडिकुलर स्केलेटन, ऑलरेडी हमने ये बात बेसिक एक्सियल स्केलेटन से डिस्कस कर ली थी। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास अपेंडिक्स के अपेंडिकुलर पार्ट मतलब जो कि लिम्स होते हैं वो आ जाते हैं, गर्डल्स आ जाते हैं, क्लेविकल है, ये शोल्डर शोल्डर ब्लेड है। या आप फ्रंट से देख रहे हो, बैक से देखो, शोल्डर ब्लेड इस तरह से नजर आएगा। दिस बोन इज कॉल्ड योर्स, दिस इज द कॉलर बोन, क्लेविकल। और उसके पीछे जो पूरी वाली ट्रायंगुलर बोन है ये स्कैपुला है। ये वही ह्यूमरस आ गई आपके पास, जो कि यहाँ पे स्कैपुला के साथ अरेंज अटैच हुई भी होती है। जॉइंट्स के अंदर आ जाते हैं तो जॉइंट्स में जब हम क्लासिफाई करते हैं जॉइंट्स को, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। स्ट्रक्चरली जब हम क्लासिफाई करते हैं जॉइंट्स को तो देर आर 3 टाइप ऑफ जॉइंट्स: फिब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल। फिब्रस वो जॉइंट होते हैं जिसके अंदर कोई साइनोवियल कैविटी नहीं होती, बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं, स्ट्रेंथ देने के काम आता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के अंदर देयर इज नो साइनोवियल कैविटी, कॉमन बात है दोनों के अंदर। इसमें बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन होगी। इसलिए कार्टिलेज बेसिकली सॉफ्ट बोन है, ये प्रेजेंट होती है हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में। साइनोवियल जॉइंट्स ये प्रेजेंट होते हैं या साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट है इसके अंदर। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, आर्टिकुलर कैप्सूल है, एक्सेसरी लिगामेंट्स हैं। कंपैरिजन आना चाहिए इनका, बेसिक डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए इनकी, पता होना चाहिए कौन से क्लासिफिकेशन क्या बता। फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो हमारे पास हम क्लैंड इनको डिवाइड करते हैं अगेन इनटू 3। सिनआर्थ्रोसिस वो जॉइंट्स है जो इमूवेबल है, मूव नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं एम्फी आर्थ्रोसिस की तो स्लाइट मूवमेंट होती है जॉइंट की, और डाया आर्थ्रोसिस फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। कोलेजन फिब्रस जॉइंट में प्रेजेंट है आपके, जैसे स्कल है इसके बीच में कोलेजन बहुत ज्यादा होगा। सूचरल लिगामेंट्स हैं, ये आपके पास क्या करते हैं स्कल में मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इनकी बोन्स के बीच की। ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया कि सॉफ्ट बोन है तो सॉफ्ट बोन के बीच में हमारे पास ये कार्टिलेज होगा और ये कार्टिलेज को प्रिवेंट करेगा कि बोन्स आपस में टकराए नहीं। ये साइनोवियल ग्लैंड है, साइनोवियल जॉइंट, ग्लैंड गलत बोल दिया मैंने, साइनोवियल जॉइंट है ये। साइनोवियल जॉइंट में देयर इज दिस बोन जो कि खत्म हो रही है और नीचे एक बोन शुरू हो रही है। इनके बीच की जो रीजन है दिस इज कॉल्ड एज द साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी के अंदर आपके पास आर्टिकुलर कैप्सूल बन रहा है। आर्टिकुलर कैप्सूल में आर्टिकुलर कार्टिलेज आ जाती है सबसे पहले तो। देन देयर आर साइनोवियल मेम्ब्रेन्स एंड देयर इज साइनोवियल कैविटी। इस साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड फिल हुआ होता है, और इस पूरे के सराउंडिंग में देयर इज अ आर्टिकुलर कैप्सूल जो फिब्रस मेम्ब्रेन है जो कि होल्ड करके रखती है इस पूरी कैविटी को एक साथ। सो द फ्लूइड इज देयर एंड द बोन्स डू नॉट स्ट्राइक विद वन अनदर, और आपकी जो मूवमेंट होती है वो उसमें फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस होती और पेन नहीं हो रहा होता। सानुवल फ्लूइड क्या है? बेसिकली एक पेल येलो फ्लूइड है, नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलैरिटी एंड कंसिस्टेंसी टू अनकुक्ड एग, इसलिए सानुवल बोलते हैं इसको। हेलुरोनिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है और फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, लुब्रिकेट करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, रिमूव करता है CO2 को, मेटाबॉलिक वेस्ट को। बनता किस वजह से है? कॉन्ड्रोसाइट से बनता है, बिकॉज ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज कार्टिलेज जो होती है ए वेस्कुलर होती हैं। ए वेस्कुलर जब भी ए लगाते हैं किसी चीज का, दैट मींस वो चीज एब्सेंट है। ए वेस्कुलर मतलब वेसल्स एब्सेंट है इसके अंदर। सानुवल जॉइंट इमोबाइल अगर टाइम तक रहता है तो फ्लूइड जो होती है वो ज्यादा विस्कस हो जाती है, जेल लाइक, और जैसी मूवमेंट शुरू होती है तो इट बिकम्स लेस विस्कस। कभी आप अगर एक्सरसाइज करें तो आपको पहले कहा जाता है वार्म अप कर लो थोड़ा सा, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है और ऊपर से आपके जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर जो फ्लूइड है वो लेस विस्कस हो जाता है।
nerve and blood supply in the joints are same as the supply to skeletal muscles in the joints. We nerve endings होती हैं जो information convey करती हैं पेन की to the spinal cord and the brain for processing. नी कैप तक या कुछ रिफ्लेक्सेस लेकर आती हैं दोबारा. आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को लाती ले जाती हैं. कॉन्ड्रोसाइट आर्टिकुलर रीजन में आते हैं, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वगैरह एक्सचेंज करवा रहे होते हैं. क्लिनिकल कनेक्शन है थोड़ा. स्प्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, किस तरह से स्प्रेन और स्ट्रेन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है. नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट समथिंग इंटरेस्टिंग. टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स. हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं जॉइंट्स में, एंगुलर मूवमेंट्स भी होती हैं साथ साथ, और फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, ये सब चीजें हो रही होती हैं. फ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन कहते हैं जब डिक्रीज किया जाए एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स, दो बोन्स के बीच में एंगल को कम करिए तो फ्लेक्शन है. फॉर एग्जाम्पल आप अपने हाथ को स्ट्रेच कर लें एट दी एल्बो और उसके बाद अपने हाथ को बेंड करें जैसे आप बाइसेप्स ने शो करना चाह रहे हैं, तो दिस इज फ्लेक्शन. आपने एल्बो के ऊपर एंगल को क्या कर लिया? डिक्रीज कर लिया. इसी तरह एक्सटेंशन क्या होगा? आप अपना हाथ पूरा खोल लें, एल्बो एंगल पूरा 180 डिग्री हो गया तो एक्सटेंशन हो जाएगा. इसी तरह तो ये एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन पता होना चाहिए. ग्लाइडिंग मूवमेंट्स क्या करती हैं? साइड टू साइड, बैक टू बैक मूवमेंट कराती हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जैसे रिस्ट की हम करवा सकते हैं. ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो हमने कवर करनी है. जैसे एक्सटेंशन है, हमने अपनी नेक सीधी रखी हुई है, इसको हम पीछे कर रहे हैं, एक्सटेंशन है. अगर बहुत पीछे ले गए हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा. हमने क्या किया? एक्सटेंशन कर ली. एंगल को हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं. इसी तरह एंगल को हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो रिड्यूस कर रहे हैं इस एंगल को, दिस कॉल्ड फ्लेक्शन. हाथ है ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट हाथ को तुम आगे लेकर गए हो, एंगल को तुमने क्या किया? डिक्रीज करना शुरू कर दिया. फ्लेक्शन. इंक्रीज कर रहे हो एंगल को तो हाइपर एक्सटेंशन. ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की एग्जांपल बाइसेप वाले जो मैं दे रहा था. इसी तरह एक पाम, अगर तुम अपना पाम स्ट्रेट रखो तो एक्सटेंशन है, अगर ऊपर लेके जाओ तो एक फ्लेक्शन हो गया बिकॉज यहाँ का एंगल तुम कम कर रहे हो. और अगर नीचे लेकर चले गए हाइपर एक्सटेंशन तो इधर का आपने एंगल बढ़ा दिया, तो दैट्स हाइपर एक्सटेंशन. द सेम कैन गो फॉर लेग्स एंड योर लिम एंड योर लेटरल फ्लेक्शन अगर साइडवेज बॉडी को बेंड कर रहे हो. कुछ मूवमेंट्स और ज्यादा आगे आती हैं जिसके अंदर हम कपल्ड मूवमेंट्स की बात, कपल्ड टर्म्स की ही बात कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रंक साइडवेज लेटरल फ्लेक्शन में डिस्कस कर लिया. एबडक्शन, एडक्शन एंड सरकमडक्शन. अब ये क्या है? अगर तुम अपने हाथ को स्ट्रेट रखो और उसके बाद आप इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे होते हो, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, आपकी बॉडी से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम मिड लाइन, दिस कॉल्ड एबडक्शन. And if you are bringing it closer to the midline, this is the midline of the body. If you are bringing it closer to the midline of the body, this is called adduction. तो एबडक्शन, एडक्शन. इसी तरह बॉडी का, अब तुम्हारा हाथ है, ये मिड लाइन है. अब हाथ की मिड लाइन के अकॉर्डिंगली अगर मिड लाइन से दूर लेकर जा रहे हो तो एबडक्शन है, और अगर मिड लाइन के करीब लेकर जा रहे हो तो एडक्शन है. इसी तरह द सेम गोज फॉर लेग एज वेल, एबडक्शन एंड एडक्शन. The same can happen with the fingers as well. If you start to move your fingers apart तो ये abduction हो जाएगा, और मिड लाइन के करीब ले आओगे तो एडक्शन हो जाएगा. सर्कमडक्शन क्या है? सर्कमडक्शन के अंदर आप रोटेट कर रहे हो चीज, ठीक है, उसी के सर्कमफ्रेंस में. रोटेशन के ऊपर आ जाते हैं. तो रोटेशन के अंदर क्या होता है? या तो आप रोटेट कर रहे हो उसी को, लेटरल रोटेशन या मीडियल रोटेशन. मीडियल रोटेशन में यू आर ब्रिंगिंग इट टू द मिड सेंटर ऑफ द बॉडी. लेटरल रोटेशन में यू आर टेकिंग इट, रोटेटिंग द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी. ये रोटेशन हो गई. अच्छा, इसके साथ कुछ स्पेशल मूवमेंट्स आ जाती हैं. स्पेशल मूवमेंट्स क्या हैं? ये अपने आप खुद, ये ज्यादा मूवमेंट नहीं, अपने ऊपर खुद ही अप्लाई करके याद कर सकते हो. एलिवेशन है, डिप्रेशन है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे की. आपने अपने जॉ को एलिवेट कर लिया, आपने जॉ को डिप्रेस कर लिया, ऊपर ले गए नीचे कर लिया. प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन. अपना आप जो आगे ले आए या पीछे ले गए, मतलब ये तो इमोजीज भी होते हैं ना इस तरह. अच्छा, इन्वर्जन, एवर्जन. इन्वर्जन में क्या हो रहा है? आप इन्वर्जन के अंदर अपनी बॉडी के एक पार्ट को रेज कर रहे हो, और एवर्जन में उसके ऑपोजिट पार्ट को रेज कर रहे हो. डॉर्सोफ्लेक्शन में यू आर ब्रिंगिंग दिस क्लोजर टू द surface of the body, and plantar flexion में you are dragging it away from that part. इसी तरह फॉर एग्जाम्पल प्रोनेशन, सुपिनेशन. प्रोनेशन के अंदर आपने रिवर्ट कर दिया अपने पाम को, सुपिनेशन के अंदर आपने को सीधा कर दिया. और ये ऑपोजिशन क्या है? ऑपोजिशन के अंदर आपने अपने फिंगर और अपने थंब को साथ लगा रहे हैं एक दूसरे के, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड ऑपोजिशन. ये यहाँ पे सारी चीजों की बेसिक जो हमारे डिस्क्रिप्शन है वो दी हुई है बेसिक बेसिक डेफिनेशन के लिए. टेबल 9.1 summarizes all the information that I have just discussed with you, all the special movements and the rotations. So that's it from my side. I hope that was helpful for you. Thank you so much.